नमस्ते साथियों। तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उसका नाम है भारत की नदियाँ। ठीक है, तो आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में एनसीईआरटी एससीईआरटी क्या कहता है उसको भी देखेंगे। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, इसमें बहुत ऐसे पॉइंट होंगे जो आप पहली बार देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, भारत की नदियों को जानने के लिए सबसे पहले हम इसके भौगोलिक आकृति और अपवाह तंत्र को जानेंगे। ठीक है, तो पहले अपवाह तंत्र लिख के आप लोग डैश दीजिए। अपवाह तंत्र, देखिए किसी भी नदी का जो है रास्ते को निर्धारित करने के लिए अपवाह तंत्र का होना जरूरी है। ठीक है, अपवाह तंत्र कहने का मतलब है जैसे कि जिस ढाल से होकर के नदियाँ बहती है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो अपवाह तंत्र का नियंत्रण और नदियों का नियंत्रण कैसे होता है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत का जो अपवाह तंत्र है उसका भौगोलिक आकृतियों द्वारा इसका नियंत्रण होता है। ठीक है, तो अपवाह तंत्र का नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। यहाँ पे आप भारतीय लिख सकते हैं। ठीक है, तो भारतीय अपवाह तंत्र का नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों द्वारा होता है। ठीक है, और भौगोलिक आकृति के आधार पे हिमालय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा भौगोलिक आकृति के आधार पर भारतीय नदियों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो भौगोलिक आकृतियों के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन भाग में, तो यहाँ देखते हैं। एक तो हम लोग कहते हैं हिमालयी नदियाँ। ठीक है, एक को हिमालयी नदी और दूसरे को प्रायद्वीपीय नदियाँ नदी कहते हैं। ठीक है, तो एक को हिमालयी नदियाँ और दूसरे को प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो भौगोलिक आकृति के आधार पर नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक को हिमालयी नदियाँ कहते हैं और दूसरी को प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो हिमालयी नदियाँ के बारे में बात करेंगे। तो पहले इसको आप लोग लिख लीजिए और इसको हटाते हैं और उसके बाद हिमालयी नदियों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हो गया। यहाँ लिखिए हिमालय की नदियाँ। ठीक है, तो हिमालय की नदियाँ, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो हिमालयी नदियाँ जो होती है वह पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। देखिए जैसे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ समझिए कि जैसे कि हिमालय हो गया। ठीक है, हिमालय की ऊंची चोटी हो गई, यहाँ दो तीन को चोटी हम बना देते हैं। ठीक है, तो हिमालयी नदियाँ हो गया। ठीक, हिमालय हो गया। और देखिए हिमालय जो है, और यहाँ देखिए बीच को, भारत को बीचों बीच बांटते हैं। ठीक है, तो इस हिमालयी नदियाँ जो यहाँ से निकलती है ऐसे करके, तो ये सब पूर्व की तरह जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्व होकर पूर्वती यानी पूर्व की तरफ बहती है। ठीक है, तो आपका जो हिमालयी नदियाँ जो है वह पूर्व की तरफ बहती है, इसलिए इसे पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। ठीक है, और क्या करती है हिमालयी नदियाँ, तो जब यह पर्वतों से होकर के गुजरती है तो वहाँ से बालू और सिल्ट का
निक्षेप करती है, ठीक है। तो यहाँ से बालू और सिल्ट लेकर के चलती है, और जब वहाँ नदी अरब सागर बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है तो वहाँ पे बालू और सिल्ट का निक्षेप करती है, ठीक है। और हिमालय नदी और क्या करती है, तो हिमालय नदी अपरदन करती है। देखिएगा जब वह निकलेगा हिमालय से तो मिट्टी को काटते काटते मैंने कि काट छाट करते निकलेगा। जैसे कि आप देखिए ये इसका क्या बात करते हैं, गंगा नदी का, ठीक है। तो गंगा नदी देखिए, गंगा नदी जब निकलेगा तो अपने साथ ढेर सारे मिट्टी लेकर चलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके वहाँ पे निक्षेप कर देती है, जिससे वहाँ पे सागर द्वीप का निर्माण हुआ है, ठीक है। वैसे ही आप मार्ग परिवर्तन करने के लिए, काट छाट के लिए, बिहार में सबसे फेमस नदी है कोसी नदी। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। जब हम बिहार की नदियाँ पढ़ा तो वहाँ पर पढ़ाए थे, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका रीज़न यह है कि जब कोसी नदी बहती है ना, तो जिससे कि देखिए यह ऐसे बह रही है, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मानते ही ऐसे बह रही है। अब ये ऐसे बहते बहते में कब ऐसे बह जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो यह मार्ग परिवर्तन करने के लिए विख्यात है, जिसके कारण से इसे क्या कहा जाता है, तो इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखिए हिमालय नदियों के बारे में 2-4 पॉइंट लिखते हैं, उसके आगे बात करते हैं। पहला पॉइंट आपका हो जाएगा हिमालयी नदियाँ पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण, ठीक है। तो हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, अर्थात अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है, ठीक है। तो पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, और अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। दूसरा क्या क्या होता है, इसे जो है जल की प्राप्ति बर्फ और वर्षा के द्वारा होता है, ठीक है। तो इसे जल की प्राप्ति बर्फ और वर्षा के द्वारा होती है। तो इसे जल की प्राप्ति बर्फ और वर्षा के द्वारा होती है। इसे सतत वाहिनी सदानीरा भी कहा जाता है। देखिए सतत वाहिनी कहने का मतलब है, यह ऐसा नहीं है कि हम मौसम में बरसात के मौसम में दिखाई दे और उसके बाद यह विलुप्त हो जाए, उस टाइप का नहीं है। इसमें जो है सदा हमेशा मतलब कि 12 मास इसमें जल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए इसे सदा नीरा यानी हमेशा इसमें जल रहता है, इसलिए इसे सदा नीरा कहते हैं। सतत वाहिनी यानी लगातार बहते रहती है, ठीक है, हमेशा बहते रहती है। उसके बाद और क्या है इसके बारे में, तो यह जो नदी है अपरदन करती है, ठीक है। यह नदियाँ अपरदन करती है। तो जितने हिमालय नदियाँ हैं वह काट छाट में ज़्यादा मैंने कि रुचि दिखा दी है, अपरदन करती है, ठीक है। जिस भाग से खास करके यह जो नदी है मैदानी भाग से बहती है, जिसके कारण यह अपरदन ज़्यादा करती है और मिट्टी का कटाव ज़्यादा करती है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखिए, यह जो है जब यह हिमालय से निकलती है तो सिल्ट और बालू का निक्षेप करती है, सिल्ट और बालू को लेकर अपने साथ चलती है, ठीक है। इसमें सिल्ट और बालू की प्रधानता होती है। देखिए अगर इससे पहले आप लोग कहीं नदी चैप्टर पढ़े होइएगा तो ये सब पॉइंट आपको देखने को नहीं मिले होंगे। इसका मेन कारण यह है, इसको दूसरे तरीका से आप लोग को लिखाया गया होगा, लेकिन इस टाइप का वर्ड आपको देखने को नहीं मिलता। और जो यह है सेम यही लाइन
उठा करके बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी का जो पीटी होता है उसमें पूछा जाता है। रीज़न यह है कि यह जो लाइन है लगभग क्या बोलते हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी का लाइन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी को मिक्स करके यह बनाया गया है, ठीक है। उसके आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ लिखिएगा अपवाह तंत्र के आधार पर, अपवाह तंत्र के आधार पर हिमालयी नदियों को तीन भागों में बांटा गया है। तो अपवाह तंत्र के आधार पर हिमालयी नदियों को कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं तो देखते हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहला आपको पश्चिम की तरफ हो जाएगा सिंधु नदी, ठीक है। यहाँ लिखिए सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, ठीक है। दूसरा आपका गंगा नदी है, ठीक है। गंगा नदी का अपवाह तंत्र। और तीसरा आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। तो यहाँ एक बार देखिएगा अपवाह तंत्र के आधार पर हिमालयी नदियों को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, तो 3 भागों में। पहला आपका सिंधु नदी का अपवाह तंत्र, दूसरा गंगा नदी का अपवाह तंत्र। यह रीजन यह है कि बीचों बीच होकर के गंगा से भारत के बीचों बीच होकर के निकलती है और पूर्व में आगे जल गिराती है। तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को हम पहले बता चुके हैं, एक बार फिर बताते हैं। अपवाह तंत्र का मतलब यहाँ सिंधु नदी से आपको क्लियर हो रहा होगा। सिंधु नदी जिस साइड से होकर के बहती है, जिस एरिया से होकर के बहती है और उसके आसपास के क्षेत्र जो होते हैं उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी जिस साइड से होकर बहती है, जिस ढाल पे बहती है उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है, ठीक है। तो आज जो है भारत की नदियों में हिमालयी नदियों के अपवाह तंत्र को हम लोग देखें और कल जो है इन नदियों को बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए सिंधु नदी जो है इसके बारे में लगभग आपको 1-2 क्लास देखने को मिल जाएगा। रीज़न यह है कि इसके बारे में ढेर सारे पॉइंट है। ऐसे तो आप लुसेंट पढ़िएगा तो उसमें बहुत छोटा सा इसके बारे में जानकारी दिया गया है। तो हम जो है आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी मिक्स करके पढ़ाएंगे, जिसकी वजह से इसमें ज़्यादा पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो सिंधु नदी कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता देते हैं कि यह जो क्लास चलाया जाता है बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी पीटी बिहार दरोगा बिहार पुलिस का एग्ज़ाम को देखते हुए चलाया जाता है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।